हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और एक्ट है हमारा हिंदू लॉ, जिसे हम हिंदू विधि भी बोलते हैं, जिसका पेपर कोड होता है 203 भी होता है और 2003 यानी 2003 भी होता है और 203। कहीं आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं आपको ये लिखा मिलेगा, तो यानी कि ये दोनों ही राइट हुआ। अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आपको एक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ वसीयत। आपने उम्मीद करता हूँ वह क्वेश्चन देख लिया होगा। मैंने क्वेश्चन कराया था वसीयत, और वसीयत का ही एक पार्ट था। मैंने उस क्वेश्चन को कराते वक्त आपको बताया था कि इसका एक अछूता पार्ट है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी दूसरी वीडियो में इसका एक पार्ट दूंगा। तो वो पार्ट का था वसीयत किसे कहते हैं और दान, विल एंड गिफ्ट। ये वाला हमारा टॉपिक था विल एंड गिफ्ट। ये क्या होता है, इसे किसे कहते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो पर। वीडियो पर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि जो भी और जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर और 10 नंबर में। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है वसीयत एंड दान। ये रहा, वसीयत तथा दान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन विल गिफ्ट। वसीयत तथा दान में निम्नलिखित अंतर है। वसीयत यानी विल, दान यानी गिफ्ट। सबसे पहले हम वसीयत को देखेंगे और फिर एक पॉइंट वसीयत का देखेंगे, एक पॉइंट हम गिफ्ट का देखेंगे। यानी कि दोनों को साथ लेके चलेंगे और बड़ी ही समझदारी और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है। वसीयत में वसीयत की विषय वस्तु का वसीयत करते समय विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत को किसी दूसरे के नाम करता है तो जरूरी नहीं है या तो वसीयत करता अपनी वसीयत के पास हो या वसीयत करता के पास हो सकता है वो कहीं दूर बैठा हो और जिस वसीयत को कर रहा है वो उससे दूर हो, ठीक है। तो वसीयत करने के लिए जो विषय वस्तु है उसके पास होना जरूरी नहीं है। वो उसके पास तो हो, कागजों में हो, उसके पास हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसके साथ ही। अगर वो भूमि है तो भूमि को अपने साथ थोड़ी लेकर डोलेगा, ठीक है। खेत है, प्लॉट है, तो ऐसी चीजों को थोड़ी लेकर डोलेगा, है ना। दान में क्या है, तो इसका पॉइंट देखेंगे, इसका समझ में आएगा। वसीयत में वसीयत की विषय वस्तु का वसीयत करते समय विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि वसीयत उसके पास ही हो। दान में दान करते समय विषय वस्तु का अस्तित्व में होना आवश्यक है। यानी कि जो चीज हम दान कर रहे हैं वो अस्तित्व में हो, या तो उसके पास हो या वो उसके अंडर में हो जो दान करता है, ये दोनों चीज हो। वसीयत में क्या होता है, वसीयत हमने कर दी कि जो मेरी पूर्ण संपत्ति है वो मेरे मृत्यु के बाद जिसको मैं कर रहा हूं उसकी हो जाएगी। अब वो वसीयत कम भी हो सकती है, वो वसीयत ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। दान में क्या है, दान में जो चीज दी गई है वो अस्तित्व में हो तो सही, कि जो अगर कोई जमीन दान कर रहा है, कोई घर दान कर रहा है, या पैसे या और कुछ चीज भी हो वो दान कर रहा है, तो दान के वक्त अस्तित्व में होनी हो चाहिए या उसके पास हो उस समय। वसीयत घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो दान करा है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। वसीयत में अधिकार का अंतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु पर होता है। यानी कि जब हम वसीयत किसी के नाम कर देते हैं तो जो वसीयत का असली अधिकार होता है वो वसीयत
कर्ता की मृत्यु के बाद प्राप्त होता है जिसके नाम पर की गई है। इसमें अधिकार का अंतरण दान करते समय ही होता है, यानी कि हमने कोई वस्तु दान करी, यानी कि अब सपोज करो कोई बाबा हमें रास्ते में मिले और वो उनको भूख लग रही है और हमने भी देखा और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी या हमारा मन करा कि भाई इन्हें खाना खिलाएं, तो हम उनसे ये थोड़ी कह सकते हैं बाबा हम तुम्हें 20 रुपये देंगे लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाएगी जब। तो ऐसा थोड़ी दान होता है। दान तो भाई तुरंत किया जाता है, बाबा ये मेरा मन कर रहा है, ये मेरी इच्छा है, इससे आप खाना खा लीजिए, कपड़े ले लीजिए, या अपने हुलिया को सुधार लीजिए, या आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति कर लीजिए। तो दान इस प्रकार का होता है, ठीक है। वसीयत में क्या है कि मैंने वसीयत कर दी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब आप मेरी वसीयत को ले लेना। दान क्या है, तुरंत दिया जाता है, ठीक है। वसीयत में संपत्ति के कब्जे का परिधान वसीयत करते समय नहीं किया जाता। देख लो, जो कब्जे का परिधान है, जो अधिकार जो दिया जाता है उस पर जो कब्जा दिया जाता है वसीयत के समय नहीं दिया जाता कि आज मैंने आपके नाम अपनी वसीयत की है तो आज ही उसके मालिक नहीं बन जाओगे आप। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वसीयतकर्ता की मृत्यु, यानी कि उसका जो अधिकार है तभी प्राप्त होगा जब वसीयतकर्ता की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके विपरीत यदि दान की संपत्ति चल है तो कब्जे का परिधान किया जाना आवश्यक है, तथा यदि दान अचल संपत्ति का है तो उसका कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं होता। यानी कोई ऐसी वस्तु है, अचल है, अचल संपत्ति है, जैसे घर है, भूमि है, बाग है, इस प्रकार की अगर कोई संपत्ति है तो कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं होता। अगर वस्तु ऐसी है कि वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जा सकती है, हम उसका दान कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड उसे समर्पित कर देंगे और उसका परिधान कर देंगे, उस पर उसका कब्जा दे देंगे कि भाई ये तेरी संपत्ति है, तू अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी कर, ठीक है। दान में उसे दे दिया। वसीयतकर्ता अपनी वसीयत को किसी भी समय बिना किसी कारण के रद्द कर सकता है। यानी जो वसीयत करता है, उसने वसीयत कर दी और उसे पता चला कि ये गलत चल रहा है व्यक्ति, या उसके मन में कोई लालच पैदा हो गया है, तो या वो अपने मन से ही अगर अपनी वसीयत में अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो उस वसीयत को चेंज कर सकता है। दान को दानकर्ता बिना किसी कारण रद्द नहीं कर सकता। पहले तो एक बात ये सोचो, हमने किसी को दान करा, किसी को खाना खिलाया, किसी को कपड़े बांटे, किसी को लत्ते बांटे, या किसी को हमने कुछ बहुमूल्य वस्तु दे दी। अगर हमें कोई प्रॉपर कारण नहीं मिल रहा है कि हमने उस समय जब दान कर रहे थे हमें पता चला कि भाई ये गरीब व्यक्ति है, इसे दान कर दिया जाए, चलो अपना गुजारा कर लेगा। हमें पता चला कि वो जो जिसको हम दान कर रहे हैं वो गलत संगति के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, मतलब दान तो मांग रहा है, हम जिसे दे रहे हैं उसे ज़रूरत है, लेकिन उसका वो गलत रूप से प्रयोग कर रहा है, तो हम उससे उस चीज़ को वापस लेंगे। या हमें लगे कि भाई जो हमने दान करा है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा, या ये गलत तरीके से गलती से हमसे दान हो गई ये चीज़, या तब उसे वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉपर कारण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर कारण होना चाहिए उसे वापस लेने का दान के लिए। वसीयतकर्ता कभी भी उसका मन करे तभी जो उसे चेंज कर सकता है, लेकिन दान को बड़ी सावधानी और निम्न कारणों से ही वापस लिया जा सकता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, यानी अगर किसी ने किसी के नाम वसीयत की है, अगर उसकी डेथ होती है तभी दूसरा उस पर प्रभावी होता है। दान करते समय प्रभाव में आ जाता है, यानी अगर किसी ने कोई दान करा, दान करते ही प्रभाव में वो आ जाता है दूसरे के। लिखित वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। अगर कोई लिखित में अगर वसीयत हो रही है तो उसका पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। लिखित दान पत्र का पंजीकरण होना अति आवश्यक है। लिखित प्रकार का अगर कोई दान हो रहा है, भाई अगर दान कर रहे हैं, अगर किसी बहुमूल्य वस्तु या जमीन का दान कर रहे हैं तो उस समय उसका लिखित दान पत्र पंजीकरण होना आवश्यक है। वसीयत अजन्मे व्यक्ति को की जा सकती है जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, जो भी इस दुनिया में आया नहीं है, हम वसीयत उसके नाम पर कर सकते हैं। वसीयत अजन्मे व्यक्ति को की जा सकती है। सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसने बोला कि भाई मेरा जो बेटा है वो तो
दारूबाज है, या नाकारा है, निकम्मा है, या इससे मेरी पटरी नहीं खाएगी, कि मैं तो अपनी संपत्ति अपने नाती पोतों के नाम करूंगा और उसका जन्म नहीं हुआ है, तो वह ऐसी घोषणा कर सकता है। ठीक है, वसीयत अजन्मे व्यक्ति को की जा सकती है। दान अजन्मे व्यक्ति को तभी किया जा सकता है जबकि वह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 और 16 के अनुरूप हो। इसको याद कर लेना, अजन्मे व्यक्तियों को दान तभी किया जा सकता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, अंतरण यानी दान करने या मतलब एक दूसरे को हस्तांतरण करना, एक दूसरे को देना, अंतरण अधिनियम की धारा 13 और 16 के अनुरूप हो। लास्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट बच रहा है हमारा, वसीयत के लिए वसीयत ग्रहीता की स्वीकृति होना आवश्यक नहीं है। यानी कि जब सपोज करो, जब हम अजन्मे व्यक्ति को वसीयत कर सकते हैं, तो क्या अजन्मा व्यक्ति अपनी हाँ या ना थोड़ी कर सकता है, वो अपनी स्वीकृति थोड़ी दे सकता है भाई। उसमें तो अस्वीकृति भी हो सकती है, स्वीकृति भी हो सकती है, यानी उसकी हाँ भी हो सकती है, ना भी हो सकती है। तो अजन्मे को कर रहे हैं तो यहाँ पर तो ये पॉइंट बनता ही नहीं है कि वो हाँ या ना करेगा। तो वसीयत के लिए वसीयत ग्रहीता की स्वीकृति होना आवश्यक नहीं है। दान के लिए दान ग्रहीता, दान ग्रहीता कहते हैं जो दान को प्राप्त करता है, वसीयत ग्रहीता उसे कहते हैं जो वसीयत प्राप्त करता है। दान के लिए दान ग्रहीता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकृति दी जानी आवश्यक है। यानी कि जिसको हम दान दे रहे हैं, या तो वो उपस्थित हो या उसका कोई सगा संबंधी उपस्थित हो जो उसको उस वस्तु को उस तक पहुंचा दे जिसके लिए हम दान कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि वसीयत को अजन्मे व्यक्ति को की जा सकती है, और दान जन्मे व्यक्ति को किया, मतलब जो उपस्थित है उसको किया जा सकता है। और अगर नहीं भी है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 और 16 के अंतर्गत किया जाएगा। वसीयत के लिए वसीयत ग्रहीता जो प्राप्त कर रहा है उसकी स्वीकृति हाँ या ना जरूरी नहीं होता है, लेकिन दान की वस्तु के लिए बस दान ग्रहीता की उपस्थिति हो या उसका कोई संबंधी या कोई व्यक्ति उपस्थित हो। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट विल एंड गिफ्ट के, और उम्मीद करता हूँ वसीयत और दान में अंतर ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई इफ़ और वट आपके लिए नहीं रही होगी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखा करो, इसके नोट्स बनाया करो। आप बिल्कुल भी परेशान ना होना, आपके ये क्वेश्चन 100% आपके लिए कारगर हैं। आपकी जब तक लॉ के फील्ड में रहोगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको पल पल हर पल इनको याद करना है, देखना है, और जब तुम्हें रियलाइज होगा कि जो भैया पहले कराते थे वो आज, जो सर पहले कराते थे वो आज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें इन्हें दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। काश उस समय हमने अगर रिवीजन कर लिया होता, थोड़ा अच्छे से समझ लिया होता, तो ये आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना लॉ से रिलेटेड, आपको हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस मैं आपसे कितनी रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे से मन से पढ़ाई करो। कोई ये हुआ नहीं है, एलएलबी बहुत ही साधारण चीज़ है। अगर आप इसे माइंड पे बताए क्या लोड ले लेते हैं, भाई हम एलएलबी कर रहे हैं, हम वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, लोड कहीं और से नहीं आता, हम अपने आप से ही लेते हैं कि भाई हम बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ऊंचे लेवल की। जब ये ऊंचा लेवल हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है, नहीं इतना नॉर्मल है भाई, इतनी नॉर्मल है एलएलबी। अगर कोई करना चाहे 2-2 घंटे आप स्टडी करोगे ना, 2-2 घंटे स्टडी करने के बाद अपना एग्जाम दे के आ सकते हो। 3-3 घंटे स्टडी करोगे एग्जाम दे के आ सकते हो। एक रात पढ़ोगे एग्जाम दे के आ सकते हो। इतना नॉर्मल है एलएलबी को पास करना। ठीक है, आप अपने माइंड पे ये मत कहो, प्रेशर डालो कि भाई हम लॉयर बनने जा रहे हैं। लॉयर का काम टफ होता है, लॉयर की पढ़ाई टफ नहीं होती है, लॉ की पढ़ाई टफ नहीं है, लॉयर का काम टफ होता है। ठीक है ना, तो अपने माइंड में प्रेशर ना रखें, दबाव ना बनाएं कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इतनी एनर्जी आप इस चीज़ में लगाते हो कि हम कैसे करेंगे, कैसे पास होंगे, हमारे नंबर कैसे आएंगे, हम फेल नहीं हो जाएं, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, यार हम क्या करें। भाई इतनी एनर्जी आप इस चीज़ में वेस्ट करते हो। इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाओ कि भाई इसमें क्या है, बस समझना तो ये अभी करते हैं, लो चलो, और इसे एक बार लिख के देख लो, खत्म कहानी। आप एक बार इस वीडियो में देखा, एक बार अपनी लैंग्वेज में लिख के देखा, हो गई पेपर की तैयारी।
बस इतना ही तो करना है। आप एक बात ध्यान रख लेना, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचो ना कि भैया अगर मैं आपको पूरा पेपर अगर लीक करा के आपको दे भी दूं ना, तब भी पेपर तो आप ही को करना होगा, याद तो फिर भी करना होगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ना तो है ही है। अगर हम जब लॉ फील्ड में आए हैं तो पूरे जुनून के साथ करें ना। आज एक बात बता रहा हूँ आपको कि ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मन में ही लेके अपना जीवन ऑफ कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई को ऑफ कर देते हैं कि हमें एलएलबी में एडमिशन लेना है और हमें वकालत करनी है। या तो आर्थिक स्थिति की वजह से बेचारे वो क्विट कर देते हैं, या उनका नंबर नहीं आता है और मन की मन में रह जाती है। और जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं ना, बड़े ही खुश नसीब हैं कि उन्होंने प्राइवेट से करी हो या सरकारी से करी हो, या उनका मेरिट में नंबर आया हो, या किसी भी प्रकार वो कर रहे हैं तो बहुत ही लकी हैं। नहीं तो हज़ारों लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अरमान दिल के दिल में दबे रह गए, और जिन्होंने एलएलबी कर भी ली है ना, तो वो अधभर में से छोड़ के चले गए, या एलएलबी पूरी करके छोड़ के चले गए, क्योंकि आर्थिक स्थिति और वक्त की वजह से वो क्विट कर जाते हैं। ठीक है ना। एलएलबी फील्ड में अगर आप हो तो इसे पूरे जुनून के साथ करो और जज्बे के साथ करो, और दिखा दो कि हाँ हम भी कुछ हैं, समाज में अपना एक नया परचम लहरा दो। ठीक है ना। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एलएलबी का कोई भी सेमेस्टर टफ नहीं है, बस टफ है हमारी सोच। इसे बदल लो और वीडियो को आप पूरी देखा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा या मेरा कुछ व्यूज़ बनेंगे, डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे, मेरा नाम, कुछ नहीं भाई। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे पता है आपको भी स्टडी करानी, अपनी भी करनी। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मेरी वीडियो पे आ रहा है 10, 15, 20 मिनट, आध घंटा जो दे रहा है, तो वो अपना टाइम जो निकाल के दे रहे हो आप इस समय, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको वो चीज़ें नहीं समझाऊं, वो चीज़ें आपको ना दूं, फिर आपका क्या फ़ायदा पढ़ने का है। तो आपसे बस इतना कहना है, मन लगा के पढ़ो, पेपर हार्ड नहीं है, नॉर्मल है बहुत। इसे एक बार स्टडी करो, एक बार लिख कर देख लिया करो, और पेपर टाइम में रिवीजन कर लेना, आराम से हो जाएगा। और ज़्यादा बात ना करते हुए, आपने मुझे बड़े ही प्यार से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आप कंटिन्यू स्टडी करते रहो, माइंड पे कोई लोड मत लो, कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं है। जो मैं करा रहा हूँ आप उतना करते रहिए, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।